हेलो क्लास। सो बेसिकली आज का जो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं वो है कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में। तो कार्डियोवास्कुलर से आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे हार्ट से रिलेटेड चीज़ों पे काम करें। तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे हार्ट और ब्लड वेजल्स इनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है? हमारा हार्ट। हार्ट आप जानते हो जो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। उसके अलावा जो ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। जब हार्ट या ब्लड वेजल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं और उसे कंट्रोल करने के लिए कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स दी जाती है। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के जो मेन काम होते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना या फिर हार्ट की पंपिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना, ब्लड क्लॉट बनने से रोकना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, इरेगुलर हार्ट बीट या अर्निया को कंट्रोल करना, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को कम करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो cardiovascular drugs are a group of pharmacological agents that are used to diagnose, prevent, and treat diseases of heart and blood vessels, including disorder related blood pressure, heart rhythm, cardiac function, and blood circulation also. तो अभी मैं आपसे कुछ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स की बात करूँगा या डिजीज़ की, जैसे कि हाइपरटेंशन। जो हमारा मेन चैप्टर है वो डिपेंड या शुरू होगा हाइपरटेंशन के नाम से ही। ड्रग्स जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काम करें। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड वेजल्स की वॉल पर ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर लगातार ज़्यादा रहे तो हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है, हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, स्ट्रोक और किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पानी के पाइप में प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो पाइप डैमेज हो सकती है। उसी तरह ब्लड वेजल्स पे ज़्यादा प्रेशर नुकसान कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसे हार्ट फेलियर आपने सुना होगा। इस कंडीशन में हार्ट की ज़रूरत के हिसाब से ब्लड पंप नहीं कर पाता है हमारा। ठीक है। रीजंस: लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक या हार्ट मसल्स का वीक हो जाना। सो सिम्टम्स में क्या होता है? ऐसे में सांस बहुत फूलती है, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, जल्दी थकान लगती है। इसमें हम डायरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर या कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। इसके अलावा एंटी एंजाइनल ड्रग्स एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए। जब मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है तो चेस्ट पेन होता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज या फिर नैरोइंग होना सिम्टम्स में चेस्ट पेन, प्रेशर फीलिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ड्रग्स में हमारी नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आती हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसको हम हार्ट अटैक कह सकते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो हार्ट अटैक होता है। कॉजेज़ कि ब्लड क्लॉट, कोलेस्ट्रॉल या प्लाक। तो एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ लेते हैं, एंटीकोगुलेंट्स लेते हैं, स्टैटिन्स वगैरह लेते हैं। एरिथमिया हो सकता है। ठीक है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स लेते हैं हम। और एरिथमिया का मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट, जब हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हो जाती है। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। जब हार्ट बहुत तेज बीट करे उसको हम टैकिकार्डिया बोलते हैं। जब हार्ट जो बहुत स्लो बीट करे उसको ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स इसी में काम आएंगी। ठीक है। तो ओवरऑल टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में आपने देखा यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ठीक है। ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर, इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आ जाती हैं जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ाती है। एग्जांपल में डिजॉक्सिन। एंड डायूरेटिक्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है।
एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंटी कोआगुलेंट्स, बहुत सारी चीज़ें। सो ओवरऑल ये हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करके या फिर कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव करके या ब्लड वेजल्स को डायलेट करके या फिर ब्लड वॉल्यूम को फिक्स करके ये अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करती हैं जो रिलेटेड हमारे हार्ट आती हैं। ठीक है, अभी जो हमारा मेन चैप्टर आएगा इसमें, ठीक है, हम इसकी अगर बात करें तो ये है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अगर मैं आपसे बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वे मेडिसिन हैं जो हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनका जो मेन एम होता है कि ब्लड प्रेशर को कम करना, हार्ट का वर्कलोड कम करना, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब एक शॉर्ट तरीके से समझें तो ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं। देखो, ब्लड प्रेशर हमारा डिपेंड करता है किस पे। ब्लड प्रेशर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मतलब हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड वेसल कितने टाइट या रिलैक्स्ड है। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन दोनों में से किसी एक को कंट्रोल करके बीपी को कम करते हैं। ठीक है, तो these are the pharmacological agents that are used to lower elevated arterial blood pressure by acting on various physiological mechanisms that regulate cardiac output, peripheral vascular resistance, and blood volume, thereby reducing the risk of cardiovascular complications such as stroke, myocardial infarction, and heart failure. ठीक है, तो क्या अभी एक शॉर्ट तरीके से टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात करें तो इसमें डायरेटिक्स आती हैं। डायूरेटिक्स को हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। किडनी से ज़्यादा सोडियम और वाटर को बाहर निकालती हैं, ब्लड वॉल्यूम कम होता है इसमें और ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है, जो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड या फुरोसमाइड है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से शॉर्ट लाइन में डायरेटिक्स बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल कर बीपी को कम करते हैं, जो हम इसके बाद वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा आता है ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन सेकंड नाम का एक हार्मोन जो आपने रास सिस्टम में यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड नाम का जो हार्मोन ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो ACE इनिबिटर्स क्या करते हैं, इसको बनने से रोकते हैं। ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और बीपी यहाँ पे कम होता है। एग्जांपल एनालाप्रिल, लिजोनोप्रिल। ठीक है, तो एसी इनिबिटर्स वेसल्स को रिलैक्स करके प्रेशर कम करते हैं। और उसके अलावा ऐसे इसमें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, वहाँ भी वैसोडाइलेशन होती है, वहाँ भी ब्लड प्रेशर कम होता है। इसमें लोसार्टन एंड वल्सार्टन। तो लोसार्टन एंड वल्सार्टन के बाद बेसिकली जो ARB हैं ये एंजियोटेंसिन के इफ़ेक्ट को रोक के ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए काम करती हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली हार्ट रेट को कम करते हैं, जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है इसको कम करते हैं, ओवरऑल ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। एग्जांपल के तौर पर प्रोपेनोलॉल है, एटीनोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, इनके बारे में आगे समझेंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को स्लो करके वर्कलोड को कम करते हैं। ठीक है, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप देख रहे हो वास्कुलर स्मूथ मसल सेल के लिए। ये क्या करते हैं, कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करेंगे, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेंगे, ब्लड प्रेशर हमारा कम होगा। एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, वेरापामिल, डेल्टाजिम, ये सब इनमें आएंगे। बेसिकली अगर मैं इतना इस तरीके से आपको बताऊंगा तो आप समझोगे तो, क्योंकि वो एक क्लास के बाद समझोगे, बट अभी आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न इसमें रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हम ये कोशिश करेंगे, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने की फिजियोलॉजी क्या है, ब्लड प्रेशर हाई कब होता है, उसके बढ़ने के फैक्टर्स क्या हैं,
कैसे क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले हम हाइपर टेंशन को समझेंगे। और पैथोफिजियोलॉजी क्या है नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की, सबसे पहले तो ये, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो, अगर हाइपर टेंशन की ही डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, हाइपर टेंशन इज़ अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय अ परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल से कितना हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल कितना 120/80 mmHg, 120 क्या है सिस्टोलिक, 80 क्या है डायस्टोलिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर बेसिकली ऐसा प्रेशर है जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड वेजल्स की वॉल पर एक्सर्ट करता है। अगर आप इसको ऐसे बोलो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेजल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अगर मैं इसको एक तरीके से और आपको समझाऊँ, ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारी ब्लड वेजल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे ब्लड सेल्स मूव करी हों और ये जब अंदर से इस वॉल पे प्रेशर लगाती हैं, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू इनसाइड टू द ब्लड वेजल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। इस वॉल पे जो हमारा प्रेशर लग रहा है इस अंदर से, ठीक है, इसी को, अब इससे क्या होता है हमारी वॉल्स पे चांस होता है डैमेज होने के या बहुत सारी चीज़ों के। तो इसी तरीके से तो ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड वेजल्स की वॉल पर एक्सर्ट करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके सिकुड़ के क्या करता है ब्लड को आर्टरीज़ में पंप करता है, तो आर्टरीज़ के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि ब्लड प्रेशर की दो वॉल्स, ठीक है, दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, कितनी वैल्यूज़ होती हैं, दो, ठीक है। सबसे पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सबसे पहला कौन सा है, सिस्टोलिक, और दूसरा कौन सा आता है, डायस्टोलिक, ठीक है। ये वैसे तो एनाटॉमी है बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सिस्टोलिक में क्या होता है कि जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को बाहर पुश करता है तो उस समय जो मैक्सिमम प्रेशर बनता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर ब्लड प्रेशर कितना है 120/80, 120/80 mmHg है, तो 120 क्या है इसमें, ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। दूसरा डायस्टोलिक की बात करें, जो हम कह रहे हैं जब हार्ट रिलैक्स होता है और दो बीट्स के बीच में जो रेस्टिंग फेज होता है उस समय आर्टरीज़ में जो मिनिमम प्रेशर रहता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एग्जांपल ये जो हमारा नीचे वाला कौन सा है, ये 80 mmHg, ये हमारा क्या हो गया, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, एक फिक्स्ड रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी उसको। इसके लिए हमारा हार्ट, हमारा ब्लड, हमारी ब्लड वेजल्स, किडनीज़ और नर्वस सिस्टम, ये सब लोग मिलके काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन, हार्ट, ब्लड वेजल्स, किडनीज़ और नर्वस सिस्टम। ब्लड प्रेशर मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला क्या है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले दो चीज़ों पर डिपेंड, मैंने बोला किस पे करेगा, द फर्स्ट वन इज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। हार्ट रेट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। जहाँ हमारा हार्ट रेट क्या है, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक हार्ट बीट में कितना ब्लड बाहर निकलता है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हार्ट ज़्यादा तेज़ी से या ज़्यादा फोर्स से ब्लड पंप करेगा तो ज़्यादा ब्लड आर्टरीज़ में जाएगा,
और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया कार्डियक आउटपुट। दूसरा जो मैंने आपको बताया, दूसरा जो हम बात करेंगे वो है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है? पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर है ब्लड वेजल्स की जो रेजिस्टेंस है। अगर ब्लड वेजल्स, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, ब्लड वेजल है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेजल। अगर ब्लड वेजल रिलैक्स होगी और वाइड होगी तो ब्लड आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है, और प्रेशर कम रहेगा। लेकिन अगर ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे ये देखो हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होके अगर ये नैरो होती है, ठीक है, तो ब्लड फ्लो के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जांपल के तौर से पानी की जो पाइप को दबा दोगे तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे ही ब्लड वेसल नैरो होने पर ब्लड बीपी भी क्या होता है, बढ़ता है। तो अभी टॉपिक ये होता है कि बॉडी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करती है। सबसे पहला, अब सबसे पहले बॉडी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करती है, तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल। नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है, एक नर्वस सिस्टम कंट्रोल के लिए हमारे आते हैं बैरो रिसेप्टर। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, प्रेशर सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। ये मेनली कैरोटिड आर्टरी और ओआर्टिक आर्क पे पाए जाते हैं। सपोज दैट कि ये हमारी वेजल है, मान लेते हैं कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, और जब भी हमारा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, जब भी इसमें कोई आर्टरीज़ की वॉल्स में कोई चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारी बाइक्स में मीटर लगे होते हैं, वैसे यहाँ भी जगह जब मीटर लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स या मैकेनो रिसेप्टर्स, या इन्हीं को हम, मैंने बोला अभी कि बैरो रिसेप्टर्स, इनको बैरो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, बैरो रिसेप्टर या स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन्हीं को बोलते हैं। अब बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इस बदलाव को डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि ब्रेन सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को यहाँ पे कम करता है, ठीक है। बताएंगे कि देखो ऐसी बात है कि वहाँ पे चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं या फिर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं, दोनों चीज़ों को सेंस करेंगे और ब्रेन को बताएंगे, ठीक है। अब ब्रेन को समझ में आ जाता है कि अच्छा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा है, स्ट्रेच कब होगा, हमारा हार्ट रेट, पल्स रेट, हमें पता है, हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा हुआ है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक में क्या होता है, बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, सारी चीज़ें बढ़ती, तो समझ जाते हैं कि सिम्पैथेटिक बढ़ा है, तो क्या करेगा, वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करेगा। जैसे क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन फोर्स कम हो जाती है, ब्लड वेजल्स रिलैक्स होती हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है, ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल होने लग जाता है। ये चीज़ों को मैं आपको एक बार वापस बताऊंगा। और जब ब्लड प्रेशर कम होता है, अगर मान लो सपोज उल्टा हुआ, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो बॉडी को लगता है कि ऑर्गन्स को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल रहा है, इसीलिए सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देगा, हार्ट और तेज़ी से काम करेगा एंड ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। देखो ये सारी चीज़ों को समझने से पहले चलो अच्छा एक बार मैं आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका अलग पार्ट है। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये दो टाइप का होता है, ठीक है, एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली तब एक्टिवेट होता है जब हमारी, बेसिकली जब जब इसको बोलते हैं ट्रिपल एफ, फियर, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब कि जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसका सैलिवरी सिक्रीशंस कम हो जाता है, उसका हार्ट रेट बढ़ता है, उसका पल्स रेट बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, ठीक है। तो ये ब्रेन हमारा करवाता ही करवाता है उन चीज़ों को एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म के तौर पे। और जो पैरासिम्पैथेटिक है, जस्ट इसका उल्टा, सिम्पैथेटिक अगर बढ़ेगा जिस वक्त पे, पैरासिम्पैथेटिक उस वक्त पे फिर घटेगा, ठीक है। तो
पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब जब आप दौड़ भाग के आते हैं, आराम करते हैं, तो क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक फेज़ बढ़ता है और सिम्पैथेटिक कम होता है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, है ना, बॉडी रिलैक्स होगी, पसीना आना कम होगा, आपके हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब कुछ कम हो जाएगा। इसीलिए सेम तरीके से जब हम बैरोरिसेप्टर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जब भी बैरोरिसेप्टर की बात करते हैं, ठीक है, बैरोरिसेप्टर जब भी हमारी ये जो ल्यूमेन की जो हमारी वॉल है, अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो बैरोरिसेप्टर को वो चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। वो कहेगा देखो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, अच्छा वगैरह कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्रेन को समझ में आ जाएगी कि ऐसा है कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो उस चीज़ से क्या करेगा वो, कॉन्स्ट्रिक्शन के केसेस में जहाँ बीपी बढ़ता है तो उसको क्या करेगा, सिम्पैथेटिक को वो समझ जाएगा, सिम्पैथेटिक सिस्टम ऑटोमेटिक बढ़ा है तो सिम्पैथेटिक सिस्टम को वो कम करेगा और वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम के बेसिस पे ये बैरोरिसेप्टर्स हेल्प करते हैं कि प्रेशर जो भी चेंज होता है उसको ब्रेन को बताते हैं और ब्रेन उसके हिसाब से हमारे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, या आप कह सकते हो कि ऑटोनॉमिक चेंजेस शो करते हैं, ठीक है। तो खैर, दूसरा, अब नर्वस सिस्टम के बाद जो दूसरा रोल होता है किडनी का रोल, ठीक है। एक और चीज़, हमारा दूसरा रोल क्या हमारा आएगा यहाँ पे, किडनी, द रोल ऑफ किडनी, ठीक है। देखो किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में क्या करती है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करती है या उसके बैलेंस को कंट्रोल करती है। जब बीपी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो किडनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को बाहर निकालेगी, ठीक है, और वाटर क्या करता है, सोडियम को फॉलो करता है, इस वजह से पानी भी बाहर निकलता है, इससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी क्या करती है, सोडियम और वाटर को रिटेन करती है, इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा, हमारा किडनी का फंक्शन। तीसरा हमारा आता है रास सिस्टम। जब भी हमारा रास सिस्टम ऐसे तो तब एक्टिवेट होता है जब हमारा बीपी लो हो। रास, रास का फुल फॉर्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म को समझेंगे जो हाइपरटेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलती है, ठीक है, तो किडनी से क्या होता है, रेनिन रिलीज़ होता है, ठीक है। और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। चलो मैं इसको एक पाथवे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारा कुछ एक्सप्लेन, और इसको मैं इरेज कर दूँ, अगर यहाँ पे स्पेस बचता है तो नहीं करता हूँ इसको, चलो है स्पेस, ठीक है। सबसे पहले रास सिस्टम में आप ऐसे समझिए कि जब भी क्या होता है, किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलती है, ठीक है, तो किडनी से रेनिन रिलीज होता है। हमारे लीवर में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है, इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमारे किडनी से क्या होता है, एक हार्मोन भी कह सकते हो, एंजाइम, दोनों तरीके से काम करता है, जिसका नाम है रेनिन। क्या सिक्रेट होता है, रेनिन, ठीक है। ये क्या करता है, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने के लिए हमारा एक और एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ पे होता है, ये हमारे होता है लंग्स में, ठीक है। ये हमारे लंग्स में होता है, लंग्स की ब्रोंकियल की एंडोथेलियम लेयर में। वैसे तो सबसे ज़्यादा लंग्स में पाया जाता है, ओवरऑल बाकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ये भी और जगह पाया जाता है, बट लार्ज क्वांटिटी में हमारे लंग्स में। तो लंग्स से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से
उसको सेकंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड है ये हमारी काम करेगा जाके हमारी एड्रिनल ग्लैंड पे। टॉप ऑफ द ईच किडनी एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है क्या, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और इस एड्रिनल ग्लैंड में 3 जोन्स होती हैं सबसे आउटर जोन में। ठीक है, 3 जोन्स होती हैं, उन जोन्स का नाम क्या है, 1 2 3। सबसे बाहर वाली जो जोन होती है इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। बीच वाली जोना रेटिकुलारिस और उसके नीचे जोना फैसिकुलाटा। अब मेन जो हमारी जोन है यही है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, मेन जो हमारी जोन कौन सी है, यही जोना ग्लोमेरुलोसा। अब ये जो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा है इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है इस हार्मोन का एल्डोस्टेरोन। ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है इसका काम क्या है कि हमारी ब्लड वेजल्स में सोडियम को अंदर लेके आना और पोटेशियम को बाहर लेके जाना। अब देखो सोडियम के अंदर आने से क्या होता है, सोडियम जैसे अंदर आएगा इसकी वजह से क्या होगा, वाटर भी इसके अंदर ऑस्मोसिस की वजह से सोडियम को फॉलो करता है तो वाटर भी अंदर आएगा। इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है। ठीक है, क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और एट द एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रास सिस्टम भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर जब हमारा कम होता है इसको बढ़ाने के लिए। तो जब बीपी बहुत बढ़ता है रास सिस्टम की वजह से तो उसमें हम एसी इनहिबिटर्स लेते हैं या एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर लेते हैं, अलग अलग ड्रग्स लेते हैं। तो एंजियोटेंसिन सेकंड के इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ये ब्लड वेजल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन में एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड वेजल्स को नैरो करता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, बीपी बढ़ता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरोन का रिलीज़, एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज़ करवाता है जिससे किडनी में सोडियम का रिटेंशन बढ़ाता है, वाटर का रिटेंशन बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो जब भी ब्लड प्रेशर लंबे समय तक नॉर्मल से ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब तक हमने जो भी सुना ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, किस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है या कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक बार बीपी बढ़ने की नहीं है, लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहने की है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास से समझेंगे कि हाइपरटेंशन में क्या होता है। ठीक है, ब्लड वेजल्स चेंजेस में क्या आएगा, हाइपरटेंशन में ब्लड वेजल पे लगातार प्रेशर कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो कल की क्लास से हम ये समझेंगे एंड दैट्स इट। तो इस क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहा रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। ठीक है, अभी कल हम टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन या और काफ़ी कुछ देखेंगे। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए।